नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का द स्मार्ट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये एक हमारा क्लास 10th का मैथमेटिक्स चल रहा है। क्लास 10th मैथ, जिसके अंदर हम आरबीएसई बोर्ड क्लास 10th मैथ्स इससे पहले हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया है। आज से चैप्टर 2 की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर 1 रियल नंबर यानी कि बहुपद को हमने कंप्लीट कर दिया है, जिसके 5 वीडियो हैं। तो पहले चैप्टर नंबर 1 को देखिए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 को शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं, ये चैप्टर भी 4 नंबर का है। टोटल कितने अंकों का है? 4 अंक का, जिसके अंदर एक एक के 2 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक पूछा जाएगा 2 अंक का। एक एक के तो 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक पूछा जाएगा 2 अंक का। तो कुल मिला के 4 अंकों को कवर करेगा दूसरा चैप्टर बहुपद पॉलिनोमियल्स, जिसका पार्ट फर्स्ट है। तो इसका भी हम धीरे धीरे कंप्लीट कर देंगे। चलते हैं जी नेक्स्ट। सबसे पहले इसकी बिल्कुल आसान से आसान भाषा में इसकी थ्योरी को पढ़ते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन। देखो जी, सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अपने को चर यानी कि वेरिएबल चर को क्या बोलते हैं? वेरिएबल। चर किसे कहते हैं, इसको जानना बहुत जरूरी होता है। तो चर वे राशियां होती हैं जिनका मान हमें ज्ञात नहीं होता है तथा जिनका मान प्रश्न में दी गई शर्तों पर निर्भर करता है। आगे बात समझ में। चर को सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा लिखा जाता है। यानी कि चर वे राशियां होती हैं जो हमें ज्ञात नहीं होती और प्रश्न में दी गई शर्तों पर निर्भर करता है, और इसको छोटी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में लिखा जाता है। जैसे एक्स के बारे में हमें कोई ज्ञात नहीं है, एक्स कुछ भी हो सकता है, वाई कुछ भी हो सकता है, जेड, ए, बी, सी, ई, टी कुछ भी हो सकता है। लेकिन यदि प्रश्न में कह दिया, अगली लाइन थी कि प्रश्न की दी गई शर्तों पर निर्भर कहता है। यदि प्रश्न में कह दिया कि x बराबर आपको 12 लेना है, तो बोलो अब x की वैल्यू ज्ञात हो गई, यानी कि प्रश्न के शर्त के अनुसार चल रहे हैं कि अब x का मान हमें कितना लेना है? 12। यदि मैं बोलूं कि y बराबर आपको 18, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? अब 18। तो अब प्रश्न के अनुसार y का मान कितना हो गया? 18। तो चर वे राशियां होती हैं जिसका मान हमें ज्ञात नहीं होता है। आ गया बात समझ में? चर क्या होती हैं। इसके बाद में चलते हैं जी अचर। अचर के बारे में देखते हैं जी। अचर वे राशियां होती हैं जिनका मान हमें ज्ञात होता है। अचर वे राशियां होती हैं जिनका मान हमें ज्ञात होता है तथा प्रश्न की शर्तों पर निर्भर नहीं करता। और अचर राशियां सामान्यतः संख्याएं होती हैं। 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30। ये सभी क्या है? अचर राशियां जिनका मान हमें ज्ञात होता है और प्रश्न की शर्तों पर निर्भर नहीं करता है। तो चर और अचर में फर्क समझ में आ गया। चर वे राशियां होती हैं जिनका मान हमें ज्ञात नहीं होता, प्रश्न की शर्तों पर निर्भर करते हैं। अचर वे राशियां होती हैं जिनका मान हमें ज्ञात होता है
और सामान्यतः ये गणित की होती हैं जिनका मान हमें ज्ञात होता है, प्रश्नों के सिर पर निर्भर नहीं करता। सामान्यतः ये संख्याएं होती हैं। सामान्यतः क्या होती हैं? संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। तो अचर समझ में आ गया कि चर और अचर क्या होता है। ये कुछ बेसिक जानकारी है जिसका होना चाहिए आपको। नेक्स्ट इसके बाद में आते हैं जी बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक क्या होता है? देखो जी, बीजीय व्यंजक वे राशियां जिनमें चर तथा अचर, चर तथा अचर यानी कि बीजीय व्यंजक वे राशियां होती हैं जो चर और अचर दोनों से मिलकर बनती हैं। दोनों राशियां शामिल होती हैं, बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। यानी कि चर भी शामिल हो और अचर भी शामिल हो तो कैसे क्या बन जाते हैं? बीजीय व्यंजक। जैसे उदाहरण में 3x। अब देखो 3 तो अचर है और x चर, तो ये मिलके क्या बन गया? बीजीय व्यंजक। इसी प्रकार 4y + 9, 4 तो चर है अचर, y क्या है? चर। तो जब ये मिलती हैं, चर और अचर मिलती हैं तो किसका निर्माण होता है? बीजीय व्यंजक का। तो यदि आपसे कोई बीजीय व्यंजक की परिभाषा पूछे तो कह देना वे राशियां जिनमें चर तथा अचर दोनों राशियां शामिल होती हैं, बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। 3x 4y + 9 और भी उदाहरण ले सकते हो, जैसे 8z + 6x, ये भी क्या है? एक बीजीय व्यंजक। आगे बात समझ में, चलते हैं जी नेक्स्ट। इसके बाद में आता है बहुपद, पॉलिनोमियल्स, जो अपने चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। यानी कि बहुपद। अब देखो बहुपद क्या होता है कि वे बीजीय व्यंजक, अभी हमने क्या पढ़ा था? बीजीय व्यंजक, इसलिए ही पहले बीजीय व्यंजक पढ़ाया गया था। बीजीय व्यंजक होता क्या है? जिसमें चर भी हो और अचर भी हो। और फिर बीजीय व्यंजक होता क्या था? अचर अचर पहले पढ़ाई थी। तो वे बीजीय व्यंजक जिनमें प्रत्येक चर, अब चर क्या होते हैं? x हो गया, y हो गया, z हो गया। तो प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है, बहुपद कहलाते हैं। बहुपद कहलाते हैं। क्या कह रहा है कि वे बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है, बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुपद। जैसे बहुपदों को सामान्यतः px, fx, gx के रूप में लिखा जाता है। px, fx, gx के रूप में लिखा जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से यदि मैं समझाऊं कि बहुपद होते क्या हैं, देखो जी बहुपद क्या होते हैं। क्या कह रहा था? प्रत्येक चर की घात, जैसे मैंने लिख दिया 4x 4x नहीं दिख रहा, पेन चेंज करते हैं। 4x की घात 2 + 6x + 9। देखो जी ये बहुपद है या नहीं है? देखो इसमें चर क्या है जी? x। चर क्या है जी? x। x क्या है इसमें? चर। इधर भी x क्या है? चर। अब इनकी घात देखो, इसकी घात 2, 2 एक पूर्ण संख्या। इधर देखो इस कुछ नहीं लग रहा तो 1 लग रहा है, तो इसकी घात 1, तो ये भी क्या है? एक पूर्ण संख्या। आगे बात समझ में, तो 2 भी एक पूर्ण संख्या
एक भी एक पूर्ण संख्या। चर की घात देखनी है सिर्फ, अचर से कोई मतलब नहीं है अपने को। किससे मतलब है? चर से। तो बहुपद की क्या परिभाषा हो गई कि वे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात, चर की घात, घात का मतलब पावर, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। एक पूर्ण संख्या यानी कि एक होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर। तो वही बीजीय व्यंजक क्या बनेगा? बहुपद। वही बीजीय व्यंजक क्या बनेगा? बहुपद। अब इनको लिखने का तरीका ये होता है, देखो यदि यहाँ पे x है तो इसको लिखेंगे fx के बराबर। अगर y का पद होता तो fy लिखते, जैसे 3y+9। यहाँ पे कौन सा चर यूज कर रहे हैं? y, तो f ब्रैकेट में क्या आएगा? y। आ गई बात समझ में? और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये रही, बहुपद का व्यापक रूप। बहुपद को लिखा कैसे जाएगा? तो fx बराबर ax² प्लस bx+c। इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट परीक्षा में पूछता है बहुपद का व्यापक रूप। बहुपद का व्यापक रूप ये याद रखना, बहुपद का व्यापक रूप। व्यापक रूप यानी कि जर्नल फॉर्म। जर्नल फॉर्म क्या हो जाएगा? fx बराबर ax² प्लस bx+c। ये एक बहुपद का व्यापक रूप होता है, इसको याद रखना है। बहुपद ऐसे लिखा जाएगा fx बराबर ax² प्लस bx। आ गई बात समझ में? तो बहुपद का व्यापक रूप fx बराबर ax² प्लस bx+c। आ गई बात समझ में कि बहुपद होता क्या है? आई होप समझ में आ गया होगा। वे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है क्या कहलाते हैं? बहुपद। चलते हैं जी नेक्स्ट। अब हम आपके सामने कुछ बहुपदों के उदाहरण हैं कि कौन सा बहुपद है या नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं? इसकी पहचान आपको सिर्फ चर को देखना है, और चर की घात यदि पूर्ण संख्या है तो वो क्या कहलाएगा? बहुपद। क्या कहलाएगा? बहुपद। आ गई बात समझ में? पूर्ण संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है? 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक चलता है। तो देखो जी, सबसे पहला उदाहरण बहुपद का 4x+2, 4x+2, 4x+2। अब इसमें चर क्या दे रखा है? x। चर क्या दे रखा है जी? x। और देखो जी x की घात कितनी है? 1। x की घात कितनी है? 1। और 1 क्या होती है? पूर्ण संख्या। इसका मतलब ये क्या है? एक बहुपद। किसका उदाहरण है? बहुपद का। किसका उदाहरण है? बहुपद का। आगे देखो 2y² माइनस 3y प्लस का 4। अब इसमें कौन कौन से चर हैं? एक तो y² है, एक y है। देखो जी y की घात 2, इधर भी 1, इधर 2, इधर 1। इसका मतलब 2 भी एक चर है और 1 भी एक पूर्ण संख्या है। 2 भी एक पूर्ण संख्या है और 1 भी एक पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये भी किसका उदाहरण है? बहुपद का। ये भी किसका उदाहरण है? बहुपद का। आगे देखो 5x³ प्लस 4x² प्लस x माइनस √2। चर को देखना है सिर्फ। यहाँ पे चर x की घात 3, x की घात 2, x की घात 1, ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। इसका मतलब ये भी किसका उदाहरण है? एक बहुपद का। किसका उदाहरण है? एक बहुपद का। आगे देखो u⁴, u⁴,
u की पावर 2, u की पावर 1। देख लो 6 भी एक पूर्ण संख्या, 4 भी एक पूर्ण संख्या, 2 भी एक पूर्ण संख्या और 1 भी एक पूर्ण संख्या। तो सारी की सारी पूर्ण संख्याएं हैं, इसका मतलब ये भी एक बहुपद का उदाहरण है। आगे बहुपद में सिर्फ चर की घात देखना है, चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए बस, वो बहुपद बन जाएगा। अब इस उदाहरण को देखो, अभी ये नीचे है x की पावर 1, जब ये ऊपर जाएगी तो x की घात -1 हो जाएगी, x की घात -1। और -1 पूर्ण संख्या नहीं होती है, -1 पूर्णांक संख्या होती है, पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसका मतलब ये बहुपद का उदाहरण नहीं है, बहुपद का उदाहरण नहीं है। रूट एक्स का मतलब, रूट का मतलब x की पावर 1/2, x की पावर 1/2। अब देखो जी 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3 भिन्न नहीं होती, फ्रैक्शन नहीं होती हैं। इसका मतलब ये भी एक बहुपद नहीं है, ये भी एक बहुपद नहीं है। आगे देखो ये भी वही एग्जाम्पल है, जब ये x की पावर 2 को हम ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -2 हो जाएंगी, इधर ले जाएंगे तो x की पावर -1, -1 और -2 दोनों क्या नहीं है, दोनों क्या नहीं है, पूर्ण संख्याएं। इसका मतलब ये भी एक बहुपद नहीं है, ये भी एक बहुपद नहीं है। कुछ एग्जाम्पल मैं और लिखता हूं, बताना जी। पहला एग्जाम्पल, इसके बारे में बताओ कि ये बहुपद है कि नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैंने अकेला 3 लिख दिया, बहुपद है या नहीं। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिख दिया x की पावर 9 बहुपद है या नहीं। चौथा एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, तीसरा एग्जाम्पल 3x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस x की पावर 1/2 प्लस 9 बताओ बहुपद है या नहीं। इसके बाद में चौथा उदाहरण मैंने लिख दिया √6 t की पावर 5 प्लस t की पावर 4 प्लस 3 t की पावर √t 3t प्लस 6 बताओ बहुपद है या नहीं। देखो जी यहाँ पे 3, अब कई बच्चे कहेंगे कि सर ये बीजीय व्यंजक है ही नहीं। सबसे पहले तो कई स्टूडेंटों के बीजीय व्यंजक देखो बच्चों, यदि मैं 3x की घात 0 कर लूँ तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? यदि किसी की भी घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, उसका मान कितना होता है? 1। और x की घात 0 का मान 1 हो गया और 1 को 3 से गुणा करेंगे तो वही प्राप्त होगा। अब इसमें बोलो चर क्या बन गया? x, और इसकी घात 0, और 0 एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये एक क्या है? बहुपद है। ये एक क्या है? बहुपद है। तो अकेला 3, 5, 7, 10 ये जहाँ पे भी लिखे मिल जाएं वो बहुपद होते हैं। अब कई स्टूडेंट कहेंगे कि सर यहाँ पे चर चर है, अचर नहीं है, यदि इसके आगे मैं 1 लगा लूँ तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 को किसी संख्या से गुणा कर लो या 1 का किसी संख्या में भाग लगा लो, हमें वही संख्या प्राप्त होती है। अब देखो x इसमें क्या है जी? चर, और चर की घात 9, 9 क्या है? एक पूर्ण संख्या। इसका मतलब ये भी क्या है? एक बहुपद। ये भी क्या है? एक बहुपद। नेक्स्ट को देखो जी 3x³ प्लस 2x² प्लस x की पावर 1/2 प्लस 9। देखो जी यहाँ पे चर x की घात 3, x की घात 2 और यहाँ है जी x की घात 1/2। तो 2 और 3 तो पूर्ण संख्या है, लेकिन 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो यानी कि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं मिली, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है।
अगला देखो जी, सिर्फ चर को देखना है, अचर चाहे अंडर रूट में हो चाहे में नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ चर को देखना है। तो चर इसमें टी की घात 5, टी की घात 4। अब देखो टी अंडर रूट में है, इसका मतलब टी की घात यहाँ पे कितना आ गया 1/2, और 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है। आई होप समझ में आया होगा। तो सभी प्रिय विद्यार्थियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक तो वीडियो को पूरा देखा करो, आपको अगर बीच में छोड़ छोड़ के देखोगे तो कन्फर्म है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, फिर समझ में नहीं आएगा। कि बीच बीच में देखोगे, स्किप करके देखोगे, पहला पार्ट नहीं देखा दूसरा देख रहे हो तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर वीडियो का लिंक कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले पहला देखो, फिर दूसरा देखो, फिर तीसरा देखो, फिर चौथा देखो, फिर पांचवा, ऐसे सीक्वेंस से देखोगे तभी चीज़ क्लियर हो पाएंगी। आगे बात समझ में। और कॉपी पेन लेके नोट्स बनाते रहो। ये मैंने आपको बहुपद पहचानना बना दिया है, यहाँ से एक प्रश्न अवश्य आएगा, एक प्रश्न 100% आता है कि यही पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। तो आपको सिर्फ चर की घात पूर्ण संख्या देखना है, यदि चर की घात पूर्ण संख्या है तो इसका मतलब वो बहुपद है। या फिर इसका उल्टा प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है, तब भी अपने को चर की घात ही देखना है। यदि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं होगा। आगे बात समझ में। तो बहुपद की क्या परिभाषा हो गई कि वे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है क्या कहलाते हैं, बहुपद। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं जी नेक्स्ट। देखो जी, अब हमने बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार बहुत सारे होते हैं लेकिन दो आधार पर बांटते हैं। बहुपद को दो आधार पर बांटते हैं प्रकार में। एक बांटते हैं पद के आधार पर, दूसरा बांटते हैं घात के आधार पर। ठीक है जी, एक को बांटते हैं पदों के आधार पर यानी कि पद के आधार पर, और एक को बांटते हैं जी घात के आधार पर। ठीक है जी, सबसे पहले पद के आधार पर देखें तो देखो एक पदी बहुपद, सीधी सीधी बात है, यदि बहुपद में एक ही पद लिखा है तो उसको एक पदी। तो 2x केवल एक पद है, 2x में केवल और केवल क्या है जी, एक पद। इसका मतलब ये कैसा बहुपद हो गया, एक पदी बहुपद। कैसा बहुपद हो गया, एक पदी बहुपद। आगे बात समझ में। यदि दो पद लिखे हुए हैं तो कैसा हो जाएगा, द्विपदी बहुपद। तो द्विपदी बहुपद 2x² एक पद, 3 एक पद, तो 1 और 2 कैसा बहुपद हो गया, द्विपदी बहुपद। कैसा बहुपद हो गया, द्विपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, यदि 3 पद लिखे हुए हैं, कितने पद लिखे हुए हैं, 3, तो कैसा बहुपद हो जाएगा, त्रिपदी बहुपद। तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, तो ये कैसा बहुपद है, त्रिपदी बहुपद। अब ऐसे चलता रहेगा। 4 पदी बहुपद भी, यदि 4 पद है तो 4 पदी बहुपद, 5 पद है तो 5 पदी बहुपद, ये चलता रहेगा। तो एक पदी का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक पद होना चाहिए, द्विपदी का मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 पद होने चाहिए, त्रिपदी बहुपद का मतलब कितने पद होने चाहिए, 3। ये तो हो गया पदों के आधार पर। और अब देखते हैं घात के आधार पर। किसके आधार पर, घात के आधार पर। एक घातीय बहुपद, या इसका दूसरा नाम भी एक घातीय बहुपद बोल दो। एक घातीय बहुपद आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, इसका दूसरा नाम रेखिक बहुपद ही कहते हैं। ये इधर के इंपॉर्टेंट हैं, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद, ये भी चलता रहेगा। अब देखो जी, रेखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद बात एक ही है। ठीक है जी, रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, यदि चर की घात ज्यादा से ज्यादा यानी कि बड़ी से बड़ी एक है। चर की घात, जितने भी चर हैं उनमें यदि घात एक है सबसे बड़ी तो रेखिक बहुपद कहलाएगा। देखो यहाँ पे चर x है तो x की घात बड़ी से बड़ी कितनी है, 1, तो ये कैसा कहलाएगा, रेखिक बहुपद। कैसा कहलाएगा, रेखिक बहुपद। और द्विघात बहुपद में क्या होगा, यदि चर की घात 2 है, चर की घात बड़ी से बड़ी कितनी है, 2, तो देखो यहाँ पे y² की घात 2, y की घात 1,
तो सबसे बड़ी घात कितनी है जी यहाँ पे 2। तो ये इसका मतलब ये कैसा बहुपद कहलाएगा, द्विघात बहुपद। कैसा बहुपद कहलाएगा, द्विघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद का मतलब बड़ी से बड़ी चर की घात कितनी होनी चाहिए, 3। तो यहाँ पे देखो बड़ी से बड़ी घात कितनी है, 3। तो ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा। कैसा बहुपद कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। देखो जी रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद में क्या होगा, चर की घात बड़ी से बड़ी कितनी होगी, 1। तो कैसा बहुपद कहलाएगा, रेखिक बहुपद। कैसा बहुपद कहलाएगा, रेखिक बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो देखो इसमें चर की घात बड़ी से बड़ी कितनी है जी, 2। तो ये कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद यानी कि हम कह सकते हैं 3x की पावर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 9। तो इसमें देखो जी बड़ी से बड़ी घात कितनी है जी, 3। तो ये कैसा बहुपद है, त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद, रेखिक बहुपद। अब अपने सिलेबस में कौन सा बहुपद है, तो अपने को पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ द्विघातीय बहुपद। सिर्फ और सिर्फ कौन सा पढ़ना है, द्विघातीय बहुपद। इसलिए तो द्विघात बहुपद का ही व्यापक रूप लिखवाया था। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, जर्नल फॉर्म बोलो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर fx। इस fx को इधर लिखते हैं, वो तो उधर लिख दो चाहे इधर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो देखो बड़ी से बड़ी घात कितनी आई, 2। कितनी आई, 2। इसलिए इसका नाम क्या दे दिया हमने, द्विघात बहुपद। आई होप समझ में आया होगा। अब अपने को पढ़ना है द्विघात बहुपद। आगे बात समझ में, चलते हैं जी नेक्स्ट आगे। अब देखो जी, अब आगे चलते हैं जी बहुपद की घात। बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या होती है, देखो जी बहुपद की घात किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात, किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात ही क्या कहलाती है, बहुपद की घात। किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात ही क्या कहलाती है, बहुपद की घात, यानी कि डिग्री कहलाती है। और ये सीधे सीधे सवाल आते हैं कहीं पे भी, आप कोई भी कंपटीशन के लिए, तो ये सबसे बड़ी क्लास है। जो भी स्टूडेंट आज के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो ये जो बेसिक क्लास है, बहुपद की घात, बहुपद के शून्य, बहुपद किसे कहते हैं, कौन सा बहुपद कौन से प्रकार का है, उनके लिए तो ये रामबाण साबित होने वाली क्लास है। तो जो भी बच्चे कंपटीशन के हैं वो तो इस क्लास को अवश्य देखें। 10th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन कंपटीशन वाले बच्चों के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे सीधे क्वेश्चन आएंगे। आप देखो जी, इसको समझते हैं। सबसे बड़ी घात, किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात ही बहुपद की क्या कहलाती है, घात। उदाहरण के माध्यम से समझते। देखो जी 3x प्लस 5, इसमें बोलो घात कितनी है, 1। सबसे बड़ी घात कितनी है, 1। चर की घात 1 है। चर की घात कितनी है, 1। और 1 में बोलो सबसे बड़ी घात भी 1 ही है, सबसे बड़ी घात भी 1 ही है, और बहुपद की घात भी कितनी बन गई, 1 ही। अगला देखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4। अब इसमें चर की घात कौन कौन सी है, एक तो 2 है और एक a है। बोलाओ इन दो में बड़ी कौन सी है, 2। तो बहुपद की घात भी कितनी बन गई, 2। आगे बात समझ में, आगे देखते हैं जी 5x क्यूब x क्यूब x। तो x चर है तो x क्यूब की घात x 3 2 1। आगे बात समझ में, तो इन तीनों में से 2 3 1 में से बड़ी कौन सी है,
3, तो बहुपद की घात भी कितनी बन गई 3। तो यानी कि चर की जो सबसे बड़ी घात है वही बहुपद की घात बन जाती है, याद रखना। अब यहाँ पे 7, अब कई बच्चे कहेंगे सर ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद है। यदि 7 को हम x की पावर 0 लिख दें तो बोलो x की घात कितनी है 0, x की घात कितनी है 0, तो सबसे बड़ी घात भी 0, इसलिए इसकी बहुपद की घात भी क्या रहेगी 0, बहुपद की घात भी क्या रहेगी 0। जैसे मैं और एग्जाम्पल से समझाऊं आपको, यदि मैं लेना चाहूं, देखो जी एफ वाई बराबर y की पावर 6 प्लस 5y की पावर 3 प्लस y प्लस 6। अब आपसे मैं पूछूं कि बताओ इस बहुपद की घात कितनी है, डिग्री कितनी है, डिग्री। तो आप एक बात बताओ, इसमें चर कौन कौन से हैं, y y y, y की घात कौन कितनी कितनी आई, एक तो 6 है, एक 3 है, एक 1 है। अब इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है 6, तो इसका आंसर भी कितना हो गया 6, बहुपद की घात भी कितनी आ गई 6। और देखो जी यदि मैं बोलूं एफ जेड बराबर जेड की पावर 9 प्लस 3/4 जेड की पावर 7 प्लस √6 जेड की पावर 3 -12, तो बताओ बहुपद की घात कितनी है। तो बहुपद की घात देखो यहाँ पे चर कौन सा है जी जेड, चर कौन सा है जेड, तो जेड की घात कौन कौन सी आ रही है, एक आ रही है 9, एक आ रही है 7, एक आ रही है 3। अब इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है 9, इसका मतलब बहुपद की घात भी कितनी आ गई 9, बहुपद की घात भी कितनी आ गई 9। तो सीधी सीधी सी बात यह है कि बहुपद की घात होती क्या है, चर की सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात कहलाती है। तो चर की सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में। देखो जी अभी तक मैंने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाओ जिनको बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, वहाँ तक ये बच्चों को वीडियो पहुंचाओ जिससे उनकी भी हेल्प हो सके और उनके भी अच्छे मार्क्स आ सके। चलते हैं जी नेक्स्ट। इसके बाद में हम देखते हैं जी बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक जिन्हें हम बोलते हैं जी जीरोज, जिन्हें हम बोलते हैं जीरोज, शून्यक जीरोज यानी कि शून्यक, बहुपद के शून्यक। अब देखो जी माना एक बहुपद है कोई f(x), कोई f(x) बहुपद है, तब x के वे सभी मान, यानी कि x का मैं उस बहुपद में क्या क्या मान रखूं जिससे f(x) का मान क्या हो जाए 0, पूरा बहुपद क्या बन जाए 0, क्या बन जाए 0। वो क्या कहलाते हैं बहुपद के शून्यक, क्या कहलाते हैं बहुपद के शून्यक। उदाहरण के माध्यम से देखो ये एक बहुपद दे दिया, अब आपसे पूछना चाह रहा है कि ये बताओ -1/2 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं, -1/2 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो इसको जांच करते हैं। देखो तो क्या दिया जी 4x + 2 और बता रहा है, पूछ रहा है कि बताइए x बराबर यदि मैं -1/2 रखूं तो ये बहुपद का शून्यक बनेगा या नहीं बनेगा। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यदि x की जगह -1/2 रखें और ये पूरा 0 बन जाए, यदि ये पूरा 0 बन जाए, यदि ये पूरा 0 बन जाए तो ये बहुपद का शून्यक होगा, क्योंकि शून्यक वही होता है कि x के वे सभी मान जो पूरे बहुपद को क्या बना दे 0, क्या बना दे 0। तो 4 गुणा x की जगह रख दिया -1/2 और प्लस का 2, काटो जी, माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस आ गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो माइनस का 2 आ गया, प्लस का 2, -2 और +2 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ गया 0। तो यानी कि जो f(x) है ये किसके बराबर हो गया 0 के बराबर। यही तो कह रही थी परिभाषा
कि एफ एक्स जीरो बन जाना चाहिए, तो एक्स के वे सभी मान यदि एफ एक्स को जीरो बना देता है तो क्या कहलाते हैं? बहुपद। क्या कहलाते हैं? शून्यक। सॉरी, बहुपद नहीं, शून्यक कहलाते हैं। इसका मतलब x माइनस 1/2 इस बहुपद का क्या है? शून्यक है। अगला उदाहरण लेते हैं, चेक करो जी y। चेक करते हैं जी, देखो जी क्या दे रखा है, एफ वाई बराबर, नेक्स्ट देखते हैं जी, चलो नए पेज पे बताते हैं, 2y² माइनस 3y प्लस 4, 2y² माइनस 3y प्लस 4, ये किसके बराबर दे दिया जी? एफ वाई। और इसमें कहा है कि बताओ y बराबर 2 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। यदि 2 रखूं y की जगह और ये एफ वाई यदि पूरा 0 बन गया तो ये बहुपद का शून्यक होगा, अन्यथा नहीं। तो देखो जी, तो एफ वाई की जगह हमने 2 रख दिया, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4। चेक करो जी, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, माइनस 3 दूनी 6 प्लस 4, 4 दूनी 8 माइनस 6 प्लस 4, 8 और 4 12 माइनस 6, तो ये बच गया 6। क्या ये शून्य बना? क्या ये शून्य नहीं बनाना। इसका मतलब y बराबर 2 इस बहुपद का शून्यक नहीं है, क्योंकि ये 0 नहीं बना, एफ वाई बराबर 0 बना ही नहीं, तो ये इस बहुपद का शून्यक नहीं है। और देखते हैं जी उदाहरण, 5x³ प्लस 4x² प्लस x, क्या दे रखा है जी? एफ एक्स बराबर 5x³ प्लस 4x² प्लस x माइनस √2। क्या था? 4x² प्लस x माइनस √2 प्लस 4x² प्लस x माइनस √2, ये एक बहुपद था। और किसके बराबर करना है जी? x बराबर 3, x बराबर 3 से चेक करो, x बराबर क्या रखना है जी? 3। चलो जी चेक करते हैं, यदि ये 0 बन गया एफ एक्स, तो x की जगह अपन रखते हैं 3, तो 5 3 की घात 3 प्लस 4 3 की घात 2 प्लस 3 माइनस √2। तो देखो जी, 5 3 की घात 3 27 होगा, प्लस 4 3 की घात 2 9 होगा, प्लस 3 माइनस √2। अब देखने पर ही लग रहा है कि ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, और अकेला माइनस √2, तो ये कहीं घटेगा ही नहीं, कहीं पर भी नहीं घटेगा। इसका मतलब ये 0 बनेगा ही नहीं, एफ एक्स 0 के बराबर नहीं आएगा। तो यदि एफ एक्स 0 के बराबर नहीं आएगा, इसका मतलब x इस बहुपद का शून्यक नहीं है। आगे बात समझ में, तो बहुपद के शून्यक की क्या परिभाषा हो गई कि x के वे सभी मान जो एफ एक्स को क्या बना दे? 0। x के वे सभी मान जो एफ एक्स को क्या बना दो? 0, क्या कहलाता है? बहुपद। क्या कहलाता है? शून्यक। सॉरी, क्या कहलाता है? बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। ये सभी उदाहरणों से मैंने चेक करा दिया है, समझ में आया होगा। चलते जी नेक्स्ट। आ गई बात समझ में? अब देखो जी, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये रही कि बहुपद के शून्यकों की संख्या। अब आप डायरेक्ट पता कर सकते हो कि इसमें कितने, ये तो हमने ऐसे पता किया था कि शून्यक है या नहीं, शून्यक है या नहीं। अब आपसे कोई पूछता है कि बताओ इस बहुपद में कितने शून्यक हैं, इस बहुपद में कितने शून्यक है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं जी। देखो, मैं बोलूं कि एफ एक्स बराबर 6u⁴ प्लस 5u⁴ 5u⁴ प्लस 4u⁴ 1 माइनस 3। अब मैं आपसे पूछूं
कि बताओ इसमें शून्यकों की संख्या बताओ, इस बहुपद में शून्यकों की संख्या बताओ कि कितने शून्यक होंगे, इसके कितने शून्यक होंगे। तो आपको इस डायरेक्ट पता कर सकते हो कि इसके कितने शून्यक आएंगे। ये पता करने के लिए आप सबसे पहले इसमें घात चेक करो कि इस बहुपद की घात कितनी है। तो बहुपद की घात क्या होती है, चर की घात सबसे बड़ी। तो चर यहाँ पे यूं आया, तो यूं की घात कितनी है, 6 है, 3 है और 1 है। तो इन तीनों में सबसे बड़ी कौन सी है, 6। तो बहुपद की घात कितनी आ गई, बहुपद की अधिकतम घात, बहुपद की अधिकतम घात, बड़ी से बड़ी घात बोलो कितनी आई, 6। तो जो बहुपद की घात होती है वही बहुपद के शून्यकों की संख्या बन जाती है। यदि बहुपद की घात 6 तो शून्यक भी कितने आएंगे, 6। यदि बहुपद की घात 8 तो शून्यक भी कितने आएंगे, 8। इसलिए तो यहाँ लिखा है देखो कि बहुपद के शून्यकों की संख्या बहुपद की अधिकतम घात। अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट सवाल ये पूछ सकता है, यदि बहुपद के शून्यक पूछे तो अधिकतम घात देख लो, और यदि शून्यक पूछ लिया तो घात बताओ। तो जितने शून्यक उतनी ही घात, जितने शून्यक उतनी ही घात। जैसे एक सवाल मैं आपके सामने करूं, यदि किसी बहुपद के 5 शून्यक हैं, कितने शून्यक हैं, 5, तो उस बहुपद की घात बताओ। तो आंसर 5 ही आएगा। दोनों बीच में बराबर के चिन्ह है। तो जितने बहुपद के शून्यक उतनी ही बहुपद की घात, जितनी बहुपद की घात उतने ही बहुपद के शून्यक। आगे बात समझ में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है बहुपद के शून्यकों की संख्या। तो जितनी बहुपद की अधिकतम घात है उतने ही बहुपद के शून्यक, और जितने बहुपद के शून्यक है उतनी ही बहुपद की घात। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। चलते हैं जी नेक्स्ट। अब चलते हैं जी शून्यकों एवं गुणांकों के बीच में संबंध। देखो जी, इसको हम एक पूरा समझाते हैं, ध्यान से देखना जी। यदि बहुपद 4 संबंध हैं, एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो बताओ सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। शून्यकों की संख्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, शून्यकों की संख्या। तो अभी मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी घात देखो, तो सबसे बड़ी घात कितनी है, 2। तो शून्यकों की संख्या भी कितनी आएगी, 2। शून्यकों की संख्या भी कितनी आएगी, 2। अब उन शून्य को जो शून्य आ रहे हैं उनमें से एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया, एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया। अब यहीं से हम संबंध निकालते हैं शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध। शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध। तो सबसे पहला संबंध है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। योग का मतलब एक होगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। ये लिखा शून्यकों का योग। यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक है तो शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का योग क्या आएगा, माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए। ठीक है जी। दूसरा संबंध है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये आएगा जी सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। अब देखो जी, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस बी क्या है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक
x का गुणांक और बटे में बोलो a किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का, तो लिख सकते हैं जी एक्स स्क्वायर का गुणांक। यदि यहाँ पे ऐसे कहीं लिखा मिल जाए तब भी एकदम सही है। माइनस b क्या है, देखो b ये है और इसके आगे क्या लग रहा है x, तो ये x के आगे लग रहा है तो गुणा हो रहा है तो x का गुणांक। और a क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे लग रहा है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी प्रकार यदि यहाँ देखें तो c क्या है, एक अचर पद है, अचर पद, बटे a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। जिसके आगे चर नहीं लगा होता है वो क्या कहलाता है, अचर पद। तो c क्या हो गया अचर पद, a क्या हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक। आगे बात समझ में। तीसरा संबंध देखो जी, यदि आपको 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा पूछ ले तो ये हो जाता है, कुछ नहीं करना, इसको मैं करके दिखा देता हूँ साइड में। देखो जी इनका आंसर कैसे निकलता है, ये डायरेक्ट 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, हमने एलसीएम ले लिया एल्फा इंटू बीटा, एल्फा इंटू बीटा, एल्फा से एल्फा कट गया, बीटा प्लस एल्फा। अब बताओ बीटा प्लस एल्फा शून्यकों का योग आ गया जो होता है माइनस बी अपॉन ए, और बटे में एल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल आ गया जो होता है सी अपॉन ए, ए से तो ए कट गया, फाइनली आंसर क्या आ गया माइनस बी अपॉन सी, माइनस बी अपॉन सी। तो इसके बराबर आ जाता है माइनस बी अपॉन सी। याद रखो यदि 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा पूछता है तो माइनस बी अपॉन सी, माइनस बी अपॉन सी। और इसको अगर ये लिख दें तब भी कोई आपत्ति नहीं, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे अचर पद, बटे अचर पद। आगे बात समझ में। तो ये भी कहीं लिखे मिल जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, जबकि रिलेशन शून्यकों का योग एल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, शून्यकों का गुणनफल एल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। यदि 1 अपॉन एल्फा 1 अपॉन बीटा यानी इनका व्युत्क्रम का योग पूछ ले, एल्फा बीटा के व्युत्क्रमों का योग, तो माइनस बी अपॉन सी। और एक अंतिम रिलेशन होता है वो द्विघात बहुपद बनाने का होता है। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक जीरोज यानी कि एल्फा बीटा है तो द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद। तो ये कैसे बनाएंगे, इसको बनाने का एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस एल्फा इंटू बीटा, एल्फा इंटू बीटा यानी कि एफ एक्स के बराबर आ गया, ये एफ एक्स के बराबर, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा इंटू बीटा, एक्स गुणा में है प्लस एल्फा इंटू बीटा। ये होता है किसी द्विघात बहुपद के शून्यांकों के बीच में संबंध। ये चारों चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बात समझ में। यहाँ पे मैंने यही चीज़ लिखी है, शून्यकों का योग एल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, शून्यकों का गुणनफल एल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, शून्यकों के व्युत्क्रमों का योग, शून्यकों के व्युत्क्रमों का योग 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस बी अपॉन सी। जब किसी द्विघात बहुपद के शून्यक एल्फा बीटा हो तो बहुपद होगा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो ये हमने आज यहाँ तक किया है। इसके बाद में कल हम इनको सिद्ध करेंगे, इनको सिद्ध करेंगे कि एल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए क्यों होता है। तो ये पहला पार्ट आप सभी को अवश्य देख लेना है। इसके बाद में लेते हैं जी कल नेक्स्ट क्लास। थैंक यू प्रिय विद्यार्थियों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।